हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। अ डिवाइस एक्स इज कनेक्टेड अक्रॉस एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज v द फंक्शन ऑफ t इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी एंड करंट थ्रू द x इज गिवन एज i द फंक्शन ऑफ t i नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और ये चार क्वेश्चन हमसे इसमें पूछे हैं, तो एक एक करके क्वेश्चन भी पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। सोल्यूशन देखते हैं बेटा। सबसे पहले जो कह रहा है उसमें एक बना लें, एक डिवाइस है और डिवाइस का नाम नहीं पता, x है ना। और यहाँ पर हमसे एक AC सोर्स लगाया है बेटा, ये है ना। इस AC सोर्स में आपकी जो करंट फ्लो कर रही है आई द फंक्शन ऑफ t, आई द फंक्शन ऑफ t का मतलब होता है आई डिपेंड्स ऑन t, आई नॉट साइन, सॉरी इसमें जो करंट फ्लो कर रही है यहाँ लिख दें इसे, यहाँ पर v द फंक्शन ऑफ t लिख दें, v नॉट साइन ओमेगा टी। और जो करंट फ्लो कर रही है आई द फंक्शन ऑफ t, ये है आपकी आई द फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देखो वोल्टेज का फेज यहाँ पे ओमेगा टी है, इसको फेज बोलते हैं, फेज ऑफ वोल्टेज। और यहाँ पे फेज करंट का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। तो किसका फेज ज़्यादा है? करंट का फेज वोल्टेज के फेज से ज़्यादा है। हमसे बोला आइडेंटिफाई द डिवाइस एक्स, तो ये हमें जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पे किसका फेज ज़्यादा है? करंट का। और वोल्टेज का कैसा है? कम। तो हम दो लाइन लिख सकते हैं, आई द फंक्शन ऑफ टी लीड वी द फंक्शन ऑफ टी बाई फेज, करंट का फेज ज़्यादा ना, बाई फेज पाई बाई 2 रेडियन, है ना, ऐसे। और इसका जो फेजर डायग्राम बनाते हैं हम, आई लीड कर रहा है, जो लीड करता है वो ऊपर आता है, जिससे लीड करता है वो हॉरिजॉन्टल आता है, जिससे भी लीड करेगा या लैग करेगा वो हॉरिजॉन्टल आएगा। तो यहाँ पे तो v द फंक्शन ऑफ t आ गया, और लीड करने वाला ऊपर आता है हमेशा, i द फंक्शन ऑफ t। 90 डिग्री कर रहा है इसीलिए ऐसे बनाया मैंने। अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? ये दोनों बातें एक ही होती हैं। जब सोचो करंट फेज में वोल्टेज से आगे है, लीड मतलब आगे है, कितना फेज में आगे है, पाई बाई 2 रेडियन। जब करंट आगे है वोल्टेज से तो वोल्टेज पीछे होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं v द फंक्शन ऑफ t लैग बिहाइंड बाई फेज, सॉरी लैग बिहाइंड i द फंक्शन ऑफ t बाई फेज पाई बाई 2 रेडियन। ये दोनों बातें एक ही हैं, ये वाली लाइन और ये लाइन एक ही है। अब इसमें किससे वोल्टेज पीछे है? करंट से। तो जिससे पीछे होता है उसे हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, और जो लैग कर रहा होता है उसे नीचे, लैग करे तो नीचे और लीड करे तो ऊपर। तो कौन लैग कर रहा है? वी टी, तो वी द फंक्शन ऑफ टी। अब इसके लिए हमें कि डिवाइस को पहचानना है कि डिवाइस कौन सा है, एक्स, तो उसके लिए हमें फेज रूल याद होना चाहिए। तो मैं आपको 3 रूल बता रहा हूं, वो ड्राइव करने के लिए भी आते हैं और हमें याद भी होने चाहिए। पहला देखो, अगर आपका एसी सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस लग रहा है, कोई एसी सर्किट है उसमें ओनली रेजिस्टेंस लग रहा है, तो करंट और रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वी आर द फंक्शन ऑफ टी, सेम फेज में होता है। ऐसे ऐसे बनाए तो उसे सेम फेज में बोलते हैं। लिख देंगे वी आर द फंक्शन ऑफ टी एंड करंट द फंक्शन ऑफ टी आर इन सेम फेज। ये एक रूल होता है बेटा, ये याद होना चाहिए। अगर आपका इंडक्टर है, प्योरली इंडक्टर या आइडियल इंडक्टर कह सकते हो, ठीक है, आइडियल इंडक्टर, तो इस वाले केस में अगर एसी सोर्स जोड़ दें हम, तो इसके साथ रिलेशन ऐसा होता है आई द फंक्शन ऑफ टी, और वोल्टेज लीड करता है वी एल द फंक्शन ऑफ टी। तो यहाँ पे लिखते हैं वी एल द फंक्शन ऑफ टी लीड आई द फंक्शन ऑफ टी बाई फेज पाई बाई 2 रेडियन। अब सोचो अगर वोल्टेज आगे है करंट से, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं बेटा फेजर डायग्राम को हम, कि अगर वोल्टेज आगे है तो करंट पीछे होगा, तो करंट पीछे होगा तो वी एल द फंक्शन ऑफ टी 90 डिग्री करंट पीछे होगा। ये दोनों बात एक ही है बेटा, ये और ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लिख सकते हो आई टी लैग बिहाइंड वी एल टी बाई फेज पाई बाई 2 रेडियन। अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, प्योरली कैपेसिटर,
प्योरली कैपेसिटर या आइडियल कैपेसिटर, है ना। इसके लिए अगर हम बात करें तो एसी सोर्स की अगर हम बात कर लें तो इसमें करंट द फंक्शन ऑफ टी और वोल्टेज लैग करता है। मैंने क्या कर रखा है जानते हो, ये वाला फेजर डायग्राम, ये वाला फेजर डायग्राम और ये वाला फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम याद कर लिया है, इसमें वीएलटी ऊपर होता है, इसमें वीसीटी नीचे होता है, आईटी सब में एक जैसा है, ठीक है। तो यहाँ नीचे हो तो लैग, ऊपर हो तो लीड, और सामने सामने हो तो सेम फेज में, वैसे याद कर लिया है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा वीसीटी लैग बिहाइंड आई द टी बाई फेज पाई बाई 2 रेडियन। ये प्रूव करने के लिए भी आते हैं बेटा, ड्राइव करने के लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर के लिए। फेज रिलेशन हमें याद करना पड़ता है एक नियम की तरह से, रूल की तरह से। अब चेक कर लेते हैं ये किससे आ रहा है भाई। तो वी टी इससे चेक करता हूं मैं तो हमेशा, अगर ये दे रखा था तो मैंने उसको उल्टा करके लिख लिया, दिया तो ये था, मैंने उसको उल्टा करके लिख दिया, एक ही बात है भाई, ठीक है। तो ये देखो वी टी लैग कर रहा है आई टी से, तो देखो ये किसमें है आपका, वी टी लैग कर रहा है बेटा, देखो इसमें है ना, वी टी नीचे है और आई टी ऐसे। अगर उसको उल्टा लिखें तो आई टी लीड करेगा, जब वोल्टेज पीछे है करंट से तो करंट ही तो आगे है, वोल्टेज तो पीछे है बेटा, तो करंट आगे होगा ना। वी सी टी बाई फेज पाई बाई 2, तो इसमें वोल्टेज ऐसे बनाएंगे वी सी टी और करंट लीड करा देंगे आई टी। देखो इसने यही दे रखा था हमारा, दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये कैपेसिटर जैसा हो गया, कैसा हो गया, प्योरली कैपेसिटर, है ना। ये तीनों आपने रूल याद होने चाहिए आपको। तो हैंस यहां लिख देंगे डिवाइस जो एक्स है ये प्योरली कैपेसिटर है या आइडियल कैपेसिटर है, प्योरली कैपेसिटर या आइडियल कैपेसिटर है, ठीक है। इसीलिए इसे कैपेसिटर बना देंगे यहाँ पे हम, ये कैपेसिटर है सी और ये आपका बना दिया मैंने एसी सोर्स, ठीक है। तो ये पहले वाले पार्ट का तो आंसर ये हो गया भाई, फर्स्ट वाले पार्ट का। आगे बढ़ते हैं, बस यही इसी में समय लगा है, आगे वाले में समय नहीं लगेगा। अब देखो कह रहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स रिएक्टेंस। जब ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, एक्सी को क्या बोलते हैं हम, एक्सी का नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर इंडक्टर होता तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता। इसका फॉर्मूला पूछ रहा है, डायरेक्ट लिखना है तो वो फॉर्मूला याद होना चाहिए ओमेगा सी। ओमेगा इस सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ये सोर्स है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ लिखते हैं रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। ये फॉर्मूला हो गया। और चाहो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2 पाई एफ सी, और इसकी जो यूनिट होती है, इसको यूनिट होती है ओम। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट इसमें पूछ रहा है हमसे, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज करंट विद टाइम। मतलब वोल्टेज और करंट का टाइम के साथ, वोल्टेज का टाइम के साथ और करंट का टाइम के साथ ओवर 1 कंप्लीट साइकिल एसी फॉर एक्स। तो देखो वोल्टेज की इक्वेशन तो हमें दे रखी है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड करंट की इक्वेशन दे रखी है हमें I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब मेरे को सोच के बताइए ये किस क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा, और 90 डिग्री वाला है कॉस में चेंज हो जाता है, इसीलिए कॉस ओमेगा टी। क्या करंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे रिप्लेस कर लिया, वोल्टेज तो है ये। अच्छा वोल्टेज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V नॉट साइन, इस ओमेगा की जो वैल्यू होती है ना, या 2 पाई एफ लिखो, और एफ फ्रीक्वेंसी है तो 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं, तो 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड स्मॉल टी ऐसे लिख सकता हूँ वोल्टेज का। और करंट का लिख सकता हूँ I नॉट कॉस 2 पाई बटे कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब देखो ये साइन का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है, तो देखो अब मैं डायरेक्ट बना के दिखाता हूँ और थोड़ा सा समझाऊंगा, है ना। ये टाइम एक्सेस और ये वोल्टेज भी बढ़ रहा है ऐसे और करंट भी बढ़ रही है। पहले मैं वोल्टेज टाइम ग्राफ बना रहा हूँ, वोल्टेज टाइम ग्राफ। तो सोच के देखो अगर मैं यहाँ टी बराबर 0 पुट करूँ, स्मॉल टी, यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है 0,
अगर स्मॉल टी की वैल्यू 0 है इस वाले पॉइंट पर, तो स्मॉल टी 0 पुट करूँ तो साइन 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ, टी बराबर 0 पर v की वैल्यू कितनी, तो v नॉट साइन 2 पाई बटे टी इंटू 0, साइन 0 0 तो 0, तो t बराबर 0 पर वोल्टेज की वैल्यू 0 है। तो ऐसा पॉइंट टिक करो जहाँ पे 0 हो, ये ना दिया। फिर t बराबर t/4 लेते हैं हम, यहाँ पे t/4 ले लेते हैं, डिफरेंस t/4 का लेंगे, ये t/2, फिर ये 3t/4 और एक कंप्लीट साइकिल बनवा रहा है तो कैपिटल टी कंप्लीट साइकिल हो गई। तो t/4 पे लें तो v बराबर v नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू t/4, टी से t कट गया, ये 2 बार साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू +1, तो v नॉट आ गया प्लस का। तो प्लस का मान लो यहाँ पे ये पीक वोल्टेज है प्लस का, t/4 पर वोल्टेज होना चाहिए v नॉट, तो t/4 समय हो और वोल्टेज हो आपका t/4, तो पॉइंट यहाँ आएगा। ऐसे ही t बराबर t/2 पुट कर लो, बस लास्ट पुट कर रहा हूँ, v बराबर v नॉट 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू t/2, टी से t कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर 3t/4 पुट करो, तो अब देखो ग्राफ बन जाता है, पूरा मत करना, बस आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है नहीं। तो ये आपको डायरेक्टली लर्न हो तो ज़्यादा बेटर होता है। कैसे लर्न होना चाहिए बताता हूँ अभी, कंप्लीट साइकिल में आना है बेटा आपको। ये वोल्टेज का ग्राफ बनाया है मैंने, ठीक है नहीं, वोल्टेज का यहाँ पे लिख देंगे v का ग्राफ है, क्योंकि आपका 0 से स्टार्ट है ये। तो ये याद रखिए, साइन का जो ग्राफ होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव साइन है तो ऊपर तरफ जाता है और पहला कट t/2 पर आता है और पहली बार मैक्सिमम t/4 पर होता है, ये इस तरह से याद रखिए। अच्छा, कॉस का ग्राफ बनाना है अब, करंट में कॉस है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो t बराबर अगर 0 पुट करोगे तो i की जो वैल्यू आएगी i cos 2 पाई बटे कैपिटल टी इंटू 0, तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू +1 होती है, तो प्लस आई नॉट आएगा बेटा। तो मान लो यहाँ पर ये प्लस आई नॉट है, ऊपर भी मान सकते थे, नीचे पीक वैल्यू किसकी ज़्यादा है पता नहीं, ठीक है आई नॉट। तो t बराबर 0 पर आपका करंट कितना है, t बराबर 0 पर करंट की जो वैल्यू है वो आई नॉट है, तो ये ग्राफ यहाँ पे बनेगा पॉइंट। और t बराबर t/4 देखेंगे तो i बराबर आई नॉट कॉस 2 पाई बाई टी इंटू t/4, टी से t कट गया, 2 से 2 पाई/2, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 के लिए 0 होती है, तो i बराबर 0 हो जाएगा। t/4 पर करंट 0 है, तो देखो यहाँ पर करंट 0 हो गई, इसको रेड पेन से ना देता हूँ ये, ठीक है। और t/2 पर मैक्सिमम हो जाएगी, देखो द्वारा से, लेकिन नेगेटिव में मैक्सिमम होगी, चेक करते हैं। i बराबर आई नॉट कॉस 2 पाई बटे कैपिटल टी इंटू t/2, टी से t कटेगा, 2 से 2 कटेगा, कॉस 180, कॉस 180 के लिए -1 होती है, तो आई नॉट आया माइनस में, है ना। तो ये माइनस में आई नॉट आएगा, जितना पीक ये लिया है उतना ही इधर ले लो माइनस के आई नॉट, तो t/2 पर आपका माइनस के आई नॉट है। तो सीधे अब बनाते चले जाओ, यहाँ से ऐसे ग्राफ आएगा बेटा, ऐसे। अब देखो यहाँ पे अगर मैक्सिमम है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो गया तो ऊपर तरफ जाएगा, अब ग्राफ मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन इससे ऊपर मत निकालना, ठीक है, ऐसे बेटा। ये आपका करंट का है, ये करंट का, ये वोल्टेज का, इसे वोल्टेज टाइम ग्राफ, करंट वेव फॉर्म बोल सकते हो आप इसकी, ठीक है नहीं। तो ये इस तरह से ग्राफ बना, आपका सेकंड पार्ट हो गया, देखो ये वाला सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये जरूर समझ में आया होगा आपको। अब आगे देखते हैं, हाउ डज द रिएक्टेंस डिवाइस एक्स वेरी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, शो द वेरिएशन ऑफ द ग्राफिकली। तो बेटा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है अभी निकाला, XC = 1/ωc था, 1/2 पाई FC था, तो XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो पूछ रहा है किस तरह से वेरी कर रहा है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है, तो मैंने बता दिया कि XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स, ठीक है। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इफ अगर आप यहाँ पे ये लिखना चाहो तो फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करेंगे तो XC डिक्रीज हो जाएगा। और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इसको, तो यहाँ बना लो फ्रीक्वेंसी एक्सेस और यहाँ बना लो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओम और ये हर्ट्स में। तो इसका ग्राफ जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर XC घट रही है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो XC घटता जाएगा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका ग्राफ आएगा। तो इसका ये सेकंड पार्ट हो गया। अगर इसमें थर्ड पार्ट में अगर हम चले जाएं, इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें चले जाएं,
फोर्थ पार्ट है, ड्रॉ द फेजर डायग्राम, ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर डिवाइस एक्स। तो देखो फेजर डायग्राम तो हमने ये बनाई थी, ये फेजर डायग्राम ही है आपका, ये रहा है ना, ये फेजर डायग्राम है। एक तो फेजर डायग्राम ऐसे ही बनता है, अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो इस वाली लाइन से बोलूं कि आई टी लीड द वी टी बाई फेज पाई बाई 2 रेडियन, तो ये आपका जिससे लीड कर रहा है उसे यहाँ लिखिए और जो लीड करता है उसे ऊपर ले जाइए, ऐसे ही। एक तो ऐसे ही बनाते हैं 90 डिग्री, ये फेजर डायग्राम है भाई। लेकिन कई किताबों में आपको कुछ अलग तरीके से बना हुआ होगा, वो भी सही होता है। उसे कैसे बनाते हैं ज़रा समझो। सबसे पहले ऐसे बना लो, देखो इसका फेज ओमेगा टी है वोल्टेज का, है ना। तो जानते हो फेज ओमेगा टी होने का मतलब है जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एक तरह से, ऐसे सर्कुलर फेजर डायग्राम में सर्कल बना लेते हैं हम, ठीक है। और ये बनाने के बाद इस जगह पे टाइम 0 मानते हैं बेटा, है ना। तो जब टाइम 0 होगा तब तो ये एंगल फेज एंगल आपका 0 है, यहाँ पे फेज एंगल हम 0 मान लेते हैं। लेकिन जब t सेकेंड में पार्टिकल यहाँ से यहाँ घूम जाता है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो थीटा अपॉन टी, तो थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी। तो ये इस जगह पर आ जाएगा वोल्टेज का फेज, ओमेगा टी बना देंगे ऐसे। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे बना देते हैं वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज में ओमेगा टी है ना, वी द फंक्शन ऑफ टी, और इसको ऐसे इस जगह से घुमा दो, ये ओमेगा टी घुमा दिया। लेकिन करंट कितना घूम रहा है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, करंट पाई बाई 2 घूम रहा है, और किससे वोल्ट, इसके फेज से कितना ज़्यादा है इसका फेज, पाई बाई 2। तो इसका फेज ओमेगा टी हो गया, तो इसका फेज 90 डिग्री ज़्यादा कर दो इससे करंट का, एक करंट का फेज हो गया बेटा ऐसे आई टी, और इससे ये 90 डिग्री हो गया ये वाला। और देखो यहाँ से देखोगे तो 90 प्लस ओमेगा टी हो गया, इस जगह से देखोगे तो, है ना। तो इसका ये फेजर डायग्राम बनाते हैं हम। और चाहो तो यहाँ x और x डैश लिख देना, और यहाँ y और y डैश लिख देना। या तो ऐसे फेजर डायग्राम बनाओ या फिर ऐसे बना दो, दोनों ही सही हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।